आपका साथी लोकेश। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की प्रीवियस पेपर की सीरीज़। सभी बच्चे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मैं उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट, स्वेट विश्लेषण किसी व्यक्ति या संगठन का खालिस्तान और खालिस्तान दिखाता है। स्वेट विश्लेषण यह ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे को दिखाता है। स्वेट विश्लेषण एक तकनीक है जिससे ज़िंदगी में किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं, यानी यह आत्मविश्लेषण का तरीका है। मुख्य रूप से स्वेट विश्लेषण हमारे अंदर की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों को पहचानने में मदद करता है। एस का अर्थ है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का अर्थ है वीकनेस, ओ का अर्थ है अपॉर्चुनिटीज़, टी का अर्थ है थ्रेट। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो कंपनी के सिद्धांत का वर्णन करता है कि कंपनी कैसे बनाती है, वितरित करती है, पैसे कमाती है। यह हमें बताता है कि एक ग्राहक को कैसे मूल्य प्रदान करती है। इस ब्लूप्रिंट को कंपनी का खालिस्तान कहा जाता है। इसे व्यापार मॉडल कहा जाता है, बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल के अंतर्गत कंपनी के सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है कि कंपनी कैसे उत्पाद का निर्माण करती है, क्या क्या चीज़ उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, उसे वितरित कैसे करती है और उसके बाद मूल्य का निर्धारण करती है। मूल्य के बाद जो सेवाएं दी जाती हैं बिक्री उपरांत, वो भी सब इसी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्रकारों को उदाहरण से बताइए। अर्थव्यवस्था के कुछ टाइप दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए हैं, उनके अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक, पारंपरिक अर्थव्यवस्था, प्रत्येक निर्णय पारंपरिक रूप से लिए जाते हैं। यह अर्थव्यवस्था दूर दराज के इलाकों में जहाँ जहाँ जिनका संपर्क शहरी क्षेत्रों से नहीं होता, कहने का अर्थ है जो ग्रामीण रूप से होते हैं, जहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है, आना जाना कम होता है, वहाँ पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक का प्रयोग किया जाता है। शासित अर्थव्यवस्था, प्रत्येक निर्णय पर सरकार का अधिकार होता है, क्या उत्पाद करना है, कैसे उत्पाद करना है, कब उत्पादन करना है, यह सब शासित अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, प्रत्येक निर्णय पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। इसमें निजी हाथों में सारी चीज़ें होती हैं कि उत्पादन कैसे करना है, कब करना है, कितनी कीमत निर्धारित करनी है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। इसमें सरकारी और निजी दोनों के हाथ में उत्पादन का निर्णय लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु और सेवा कर का एक प्रकार नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर होते हैं वो जो डायरेक्ट रूप से जिस व्यक्ति पे लगाए जाते हैं उसी द्वारा उसे पे किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स जिस व्यक्ति की सैलरी पर यह टैक्स लगता है उसे ही करना होता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट कर, वह होते हैं जो लगाए तो किसी पे जाते हैं और पे किसी के द्वारा किए जाते हैं, जैसे जीएसटी। जीएसटी के प्रकार इस प्रकार हैं: एस जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स; सी जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स; आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, भारत सरकार में वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। नेक्स्ट, मसाला बॉन्ड क्या होता है। मसाला बॉन्ड यह भारतीय संस्था द्वारा भारतीय मुद्रा में भारत के बाहर जारी किया गया बॉन्ड है। 29 सितंबर 2015 को आरबीआई ने भारतीय संस्थाओं को मसाला बॉन्ड जारी करने के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी है। भारत, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। भारतीय कॉर्पोरेट विदेशी निवेशकों से धन जुटाने के लिए मसाला बॉन्ड जारी करता है। मसाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड का एक सीधा अर्थ यह होता है जिस दर पर हम बॉन्ड को खरीदते हैं, जिस कीमत पर, चाहे बाद में
बाद में जैसे हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है या बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है उसका स्तर, तो हम जिस उस पे बॉन्ड खरीदेंगे जिस कीमत पर, वो चाहे हमें 5 साल में पे करना हो, वो उसकी कीमत उतनी ही रहती है। नेक्स्ट, XYZ एक विशाल भारतीय बुनियाद ढांचा कंपनी है। कंपनी के वित्तीय अभिलेखों के ऑडिट के लिए नियुक्त बाहरी लेखा परीक्षक खालिस्तान के लिए जिम्मेदार होता है। बाहरी लेखा परीक्षक लॉ में दिए गए नियम के तहत कार्य करता है। बाहरी लेखा परीक्षक का उद्देश्य सही और सटीक आंकड़ों को प्रदर्शित करना होता है। बाहरी लेखा परीक्षक एक निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। शेयर होल्डर के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। वह अपनी रिपोर्ट पर भी शेयर होल्डर को ही सौंपते हैं, क्योंकि यह शेयर होल्डर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कंपनी के इसका आंसर होगा डी, कंपनी के शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर ही बाहरी रूप से कंपनी का ऑडिट कराते हैं और अपनी जो समस्याएं होती हैं वो उन्हीं के द्वारा उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की ऑडिट सैंपलिंग में ऑडिटर समीक्षा के लिए आइटम की एक निरंतर श्रृंखला का चयन करता है। सबसे पहले देखेंगे बेहतरीन सैंपलिंग। इसमें आइटम मनमाने तरीके से चुने जाते हैं, क्योंकि इसमें रैंडमली कोई भी, जैसे 100 सैंपल हैं तो 100 में से कोई सा भी उठा लिया, इसलिए ये इसे बेहतरीन सैंपलिंग का तरीका कहते हैं। अगला है ब्लॉक सैंपलिंग। ब्लॉक सैंपलिंग में आसन वस्तुओं का एक समूह बना दिया जाता है। जैसे आसन वस्तु होती है, जैसे समान रूप से, जैसे लक्स का साबुन है तो साबुन की एक समूह बना दिया, सरफ का एक समूह बना दिया। इस अनुसार ब्लॉकों में उसे सैंपलिंग के रूप में ले लिया जाता है। अगला है स्ट्रेटिफाइड अगला है रैंडम सैंपलिंग। इसमें आइटम्स में से प्रत्येक आइटम को चुने जाने की संभावना होती है। इसमें से एक रैंडम सैंपलिंग ले लिया जाता है, उसकी के अनुसार चुने जाने की संभावना होती है किसी भी सैंपल को। अगला है स्टेरिटिफाइड सैंपलिंग। इसमें आइटम को सबसे पहले स्तर में बांटा जाता है, फिर उसमें से चुना जाता है। स्तर के अनुसार उन्हें लगा दिया जाता है, उसमें से फिर एक चुना जाता है। इसका आंसर है ब्लॉक सैंपलिंग। जब हम आगे की नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि सैंपलिंग क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, और उदाहरण के द्वारा इन्हें आसान रूप में आपको बताया जाएगा। अगला है नए संशोधन मानकों, ऑडिटिंग, रिव्यू और अन्य के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सेगमेंट रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असिस्ट रिस्क के बारे में निर्दिष्ट करता है। यह आता है 300 से लेकर 499 तक। नेक्स्ट, मूल्य सूची और कैटलॉग को मुद्रित करने की लागत को वर्गीकृत किया जाता है सेलिंग ओवरहेड में। विक्रय व्यय में आमतौर पर कंपनी की बिक्री से जुड़ी सभी लागतों को शामिल किया जाता है। इसमें बिक्री का वेतन, विज्ञापन लागत और यात्रा व्यय शामिल होता है। मूल्य सूची और कैटलॉग होता क्या है? इसको सूची पत्र भी कहते हैं। इसमें उत्पाद के सभी प्रकारों को, कीमत, रंग, रूप आदि को शामिल किया जाता है और सूची पत्र को हर साल बनाया जाता है, क्योंकि हर साल जो हमारा उत्पाद होता है उसका रेट अलग अलग होता है, तो इसलिए हमें हर साल इसे बनाना होता है। नेक्स्ट, श्रेयस एक सोलर पैनल निर्माण यूनिट चलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी के लिए अप्रत्यक्ष लागत माना जाएगा? इसका आंसर है सी, उत्पादन को। सामग्री हैंडलिंग स्टाफ का वेतन। सामग्री हैंडलिंग उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो खर्चा होता है, स्टाफ का वेतन, यह अप्रत्यक्ष लागत होती है जो अंतिम रूप से उत्पादन की लागत में शामिल होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से तो इसमें को इसका उत्पादन में हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाते हैं तो हमें उसका किराया देना होता है, तो वो सब अप्रत्यक्ष कर होते हैं जो हमें उत्पाद की लागत में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, 2019-20 के दौरान XYZ कंपनी का राजस्व 50 लाख है। बेचे गए सामान की कीमत 20 लाख है, तो कंपनी का सकल लाभ मार्जिन क्या होगा? सकल लाभ मार्जिन का फॉर्मूला होता है सकल लाभ अपॉन में राजस्व गुणा में 100। तो 50 लाख माइनस में 20 लाख, ये सकल लाभ हो गया, अपॉन में 50 लाख है राजस्व गुणा में 100,
30/50 गुणा में 100, तो ये आ गया हमारा 60%। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डायरेक्ट मार्केटिंग का एक उदाहरण माना जाएगा? डायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है? प्रत्यक्ष विपणन प्रस्ताव। डायरेक्ट मार्केटिंग को 1-to-1 मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें निर्माता और उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क होता है। निर्माता ग्राहक के साथ सीधे डोर टू डोर सेल्स पर्सन, विज्ञापन, डाक मेल आदि के माध्यम से साझेदारी करता है। प्रत्यक्ष विपणन गैर स्टोर रिटेलिंग का एक प्रतिनिधित्व करता है। यह निम्न होते हैं, जैसे टेली मार्केटिंग है, वेब मार्केटिंग है, डायरेक्ट मेल है, ई मार्केटिंग है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, मार्केटिंग है, कैटलॉग सेलिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है? उपभोक्ता व्यवहार को उत्पाद का डिज़ाइन, कीमत, रंग, रूप, उपभोक्ता की आय का स्तर, परिवार के सदस्य और मित्रों की पसंद आदि उत्पाद को खरीदने को प्रभावित करता है। जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो उसमें हर चीज़ का अपना अपना एक रोल होता है, जो उत्पाद को खरीदने में हमें सहायक होता है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, नए उत्पाद विकास चक्र में अवधारणा विकसित करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप होते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। सबसे पहले है आइडिया क्रिएशन, फिर उसके बाद है विचार अन्वेषण, तीसरा है अवधारणा विकास और परीक्षण, चौथा है व्यावसायिक विश्लेषण, पांचवा है उत्पाद विकास, छठा है टेस्ट मार्केटिंग, सातवां है व्यवसायीकरण बाजार परिचय। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम आपको बताएंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के अंदर क्या क्या होता है। नेक्स्ट, एक वेतनभोगी कर्मचारी आयकर अधिनियम 1961 के तहत छुट्टी, यात्रा भत्ता एलटीए पर छूट का दावेदार करता है तो व्यक्ति एलटीए का दावा कर सकता है। इसका आंसर होगा 4 साल के ब्लॉक में 2 बार। एलटीए के रूप में प्राप्त राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 सब क्लॉज 5 के तहत एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है। एलटीए का एक लाभ हर साल नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था की गई कि अवकाश यात्रा भत्ता 4 वर्ष के एक ब्लॉक के भीतर केवल 2 यात्राओं के लिए अनुमान्य होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष साल में इस छूट का लाभ नहीं उठाते तो वह इसे अगले ब्लॉक में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, उच्च अध्ययन के लिए अरुण ने एक बैंक से शिक्षा ऋण लिया। वह आयकर अधिनियम की धारा खालिस्तान के तहत शिक्षा ऋण पर ब्याज में कटौती का लाभ उठा सकता है। 80E के तहत उच्च अध्ययन के लिए जो उच्च अध्ययन की शिक्षा होती है वह 12वीं के बाद जो स्टडी की जाती है, शिक्षा ली जाती है, वो उच्च शिक्षा के अध्ययन के अंतर्गत आती है। शिक्षा ऋण लिया जाता है। यह ऋण फुल टाइम हायर एजुकेशन जो हम रेगुलर पढ़ाई करते हैं उसके संदर्भ में लिया जाता है। कटौती का लाभ 8 वर्ष तक लिया जा सकता है। जो शिक्षा ऋण लिया गया है संपूर्ण 80E के तहत कर मुक्त होगा। नेक्स्ट, रवि फरीदाबाद में एक घर का मालिक है और उसका परिवार इस घर में रहता है। रवि अपने होम लोन के ब्याज पर कितनी कटौती पा सकता है? वह 2 लाख तक की कटौती पा सकता है। नेक्स्ट, 10 टिप्पणियों का औसत मूल्य 20 है। यदि टिप्पणियों में से एक जो 25 थी 50 को बदल दिया गया तो इसके परिणाम स्वरूप औसत मूल्य क्या होगा? एवरेज का सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कितनी टिप्पणियों का औसत मूल्य है। 10 गुणा में 20 तो -25 प्लस में 50/10। इसे आप सॉल्व करने के बाद 22.5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, वरीयता शेयर्स में किसकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं है और यह इक्विटी के समान है, तो इसका आंसर आएगा ए, इन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इस प्रकार के शेयर धारकों की पूंजी का भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय अवधि नहीं होती। हालांकि जब कंपनी लिक्विडेशन हो जाती है तो कंपनी को पूंजी का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट, एक कपड़ा निर्माण को उत्पादन की शिपिंग से पहले परिधान को पैकेज करना चाहिए। परिधान की पैकेजिंग लागत को लागत लेखांकन में किस प्रकार की लागत माना जाएगा? परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट। गारमेंट की पैकेजिंग की लागत को लागत लेखांकन में
वेरिएबल कॉस्ट माना जाता है, परिवर्तनशील, जो परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट, ऋषि धर्मित समर्थ और अद्वैत में बातचीत हो रही है। ऋषि धर्मित को बताता है कि वह पास में खड़ी स्कूटरी का मालिक है, जो वास्तव में अद्वैत की है। हालांकि अद्वैत चुप है। उसके बाद ऋषि धर्मित को स्कूटर बेचता है। यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अनुसार सबसे अच्छा स्कूटर का शीर्षक किसे माना जाएगा? धर्मित को। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अनुसार इसमें 7 चैप्टर्स और 66 सेक्शन है। धर्मित ने स्कूटर पर अपना दावा पेश किया, इसलिए धर्मित ही स्कूटर का मालिक है। जब तक वो दूसरा बंदा बोलेगा नहीं कि ये मेरा है, तो जो दावेदार होगा वो ही उस वस्तु का मालिक कहलाएगा। अगला, आप अपने पड़ोसी की ओर से एक पार्सल उठाते हैं और उसके लिए इसे धारण करने के लिए सहमत होते हैं। वह किस प्रकार की डिलीवरी है? वह है रचनात्मक डिलीवरी। रचनात्मक डिलीवरी वह होती है जो माल का हस्तांतरण तब भी किया जा सकता है जब माल के कब्जे में बदलाव के बिना स्थानांतरण प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, आप अपने मित्र की ओर से एक पार्सल उठाते हैं और उसके लिए इसे रखने के लिए सहमत होते हैं, तो यह एक रचनात्मक डिलीवरी होती है। यह इस प्रकार के उदाहरण तब प्रयोग किए जाते हैं जब हम सामने वाला उस प्रोडक्ट को, उत्पाद को लेने के लिए सामने नहीं होता, लेकिन उसके बिहाफ पे दूसरा ले सकता है। नेक्स्ट, गणित में 10 छात्रों के अंक हैं 56, 78, 30, 89, 96, 54, 77, 63, 44 और 81। आंकड़ों की माध्यिका बताना है। इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, उसके अनुसार इसका आंसर निकालना है। आंकड़ों को पहले व्यवस्थित रूप में क्रम अनुसार लगाएंगे, फिर उसके बाद इनकी काउंटिंग करेंगे, फिर उसमें से बीच के 2 मत लेंगे, उनको टोटल जितने हम मद ले रहे हैं उनसे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर 70 होगा। जब हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन सारे प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व कराया जाएगा। अगला है, एक क्रिकेट टीम में एक श्रृंखला में 5 गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 9, 5, 11, 7 और 8 है। दिए गए आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। इसका आंसर तो डी होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर अपॉन में एन। तो एक्स क्या है? एक्स की जो हमें विकेटों की संख्या दी गई है उन्हें क्रम अनुसार हम लगाएंगे, फिर टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स आएगा 40। आगे हम एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, तो जो एक्स बार का फॉर्मूला है, एक्स बार होता है टोटल जो हमारे आंकड़े होते हैं अपॉन में जितने हमारे नंबर आंकड़ों का नंबर होता है। जैसे 40 अपॉन में 5, इसे डिवाइड करेंगे 8 आएगा। तो एक्स माइनस एक्स बार में जो -8 दिया गया उसे लेस करेंगे बीच वाली संख्या से। तो नेक्स्ट में इसका जो एक्स माइनस एक्स बार आया है उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो उसके बाद हम मानक विचलन का जो फॉर्मूला है उसमें इसे रखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। यदि किसी को प्रॉब्लम आती है इसे सॉल्व करने तो वो कमेंट कर सकता है, इसे डिटेल में हम आगे की वीडियो में बता देंगे। अगला है, बैंक दर क्या होती है? बैंक रेट हम आपको तीनों ही बता देंगे। बैंक रेट वह रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक या वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण देता है। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक या वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन कम समय के लिए ऋण देता है। अगला है, रिवर्स रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार ले उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट, कुल व्यय शून्य से कुल प्राप्तियां ऋणों को छोड़कर खालिस्तान है, इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। हमें यह आंकड़ा बताता है कि केंद्र सरकार की आय खर्च से कितनी कम है। उदाहरण,
जब खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, और यदि खर्च बहुत कम होता है तो फिजिकल डेफिसिट घट जाता है। यदि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है और आम आदमी पर अधिक महंगाई की मार पड़ती है। फिजिकल डेफिसिट होता है इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, जबकि टोटल इनकम में आता है रेवेन्यू इनकम प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी एकल स्तंभ नगद पुस्तक में दिखाई जाती है? जो हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है वो सिंपल कैश बुक होती है। इसमें दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड नगद प्राप्तियां होती हैं, जबकि क्रेडिट साइड में हमारे सारे भुगतान होते हैं। इसका आंसर आएगा बी, सेकंड और थर्ड, मतलब कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट ऑफ कैश। नेक्स्ट, लेखांकन के सुनहरे नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? अब तक आपने 11th में, 12th में, बीकॉम में या आगे हायर एजुकेशन की है एमकॉम, तो उसमें आपने कई बार पढ़ा होगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल 3 होते हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर रियल अकाउंट होता है, ये एसेट्स से संबंधित होता है, जिसमें डेबिट व्हाट्स कम इन। डेबिट में सारी जो जो हमारी एसेट्स आती खरीदते जाते हैं वो डेबिट साइड, और जो जाती हैं वो क्रेडिट साइड होती है। अगला है नॉमिनल अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं इसमें। ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस वो डेबिट होते हैं और सारी इनकम क्रेडिट होती है। इसका आंसर बी आएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स परिवर्तनशील होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्लासेस में भी प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को आपको डिटेल में समझाया जाएगा। आगे चलिए। नेक्स्ट, किस प्रकार के बॉन्ड में एक निश्चित कूपन और एक परिभाषित परिपक्वता होती है और इसे आमतौर पर अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है और भुनाया जा सकता है? प्लेन वनीला बॉन्ड्स, सादा वनीला बॉन्ड्स। सादा वनीला बॉन्ड वो होता है जो बिल्कुल सादा होता है। वनीला आइसक्रीम होती है जो बिल्कुल सादा उसकी तरह होता है। इसको स्टेट बॉन्ड्स या बुलेट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक साधारण बॉन्ड होता है, कन्वर्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, आवश्यक निवेश पर न्यूनतम रिटर्न के आधार पर किस प्रकार के प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है? आंसर है स्वतंत्र प्रस्ताव, इंडिपेंडेंट प्रपोजल। आवश्यक निवेश पर न्यूनतम रिटर्न के आधार पर किस प्रकार के स्वतंत्र प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व वाली पूंजी का स्रोत नहीं है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं। ऑन्ड कैपिटल, स्वामित्व वाली पूंजी, यह वह पूंजी होती है जो शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाई हुई होती है। इसके स्रोत होते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनके माध्यम से ये पूंजी एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट, ग्रेप वाइन चैनल के माध्यम से किस प्रकार की सूचना का संचार किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, राय, कभी कभी गलत सूचना और अफवाहें। ग्रेप वाइन संचार अनौपचारिक संचार के रूप में भी जाना जाता है। इसे अंगूर संचार भी कहते हैं। ये किसी का पालन नहीं करता, नियमों पैटर्नों को फॉलो नहीं करता। ग्रेप वाइन एक क्षितिज संचार है जो चैनल जो उन व्यक्तियों से संबंधित होता है जो अनौपचारिक संचार प्रणाली से जुड़े हुए हैं। लंच ब्रेक के दौरान श्रमिकों की गपशप या सामाजिक समारोह या स्थानीय ट्रेनों या बसों में एक साथ यात्रा करते समय अंगूर की लता के समान संचार को जन्म देती है। सबसे पहले इसका उदाहरण होगा सिंगल स्टैंडर्ड नेटवर्क। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अनुक्रम में दूसरे से संचार करता है। एक क्रम के अनुसार सिंगल स्टैंडर्ड नेटवर्क में संचार किया जाता है। अगला है गपशप नेटवर्क। इसमें प्रत्येक व्यक्ति गैर चयनात्मक आधार पर सभी के साथ संचार करता है। इसमें कोई निश्चित अनुक्रम नहीं होता, जो चाहे जिससे भी वार्तालाप कर सकता है। अगला है नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ बेहतरीन ढंग से संचार करता है। नेक्स्ट,
क्लस्टर नेटवर्क, इसमें व्यक्ति केवल उन लोगों के साथ संवाद करता है जिस पर वह भरोसा करता है। क्लस्टर श्रृंखला अनौपचारिकता में सबसे लोकप्रिय है। इन 4 प्रकार के नेटवर्क में क्लस्टर संगठनों में सबसे लोकप्रिय है। ये सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने टीम लीडर के साथ साथ मैनेजर से भी बातचीत करता है। यह औपचारिक संचार नेटवर्क का कौन सा उदाहरण है? यह इन्वेटेड 5 है। इसको हम इस टेबल के चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले है सिंगल चैन। सिंगल चैन यह नेटवर्क एक पर्यवेक्षक और उसके अधीनस्थों के बीच मौजूद होता है, क्योंकि एक संगठन संरचना में कई स्तर मौजूद होते हैं। संचार प्रत्येक श्रेष्ठ से उसके अधीनस्थ तक एकल श्रृंखला के माध्यम से प्रभावित होता है। कोई भी संचार है, कोई बात है, तो वो सबसे पहले हमारा जो उच्च अधिकारी होते हैं उसके द्वारा निम्न को, फिर उससे निम्न को, इस प्रकार से सिंगल चेन में चलता है। अगला है व्हील। व्हील नेटवर्क में एक श्रेष्ठ के अधीन सभी अधीनस्थ उसके माध्यम से संचार करते हैं, क्योंकि ये व्हील के हब के रूप में कार्य करता है। अधीनस्थ को आपस में बात करने की अनुमति नहीं होती। इसमें जो बीच का व्हील में बीच का सर्कल है, वहाँ पर उच्च अधिकारी होता है और उसके साइडों में निम्न अधिकारी होते हैं। इनमें निम्न अधिकारियों को आपस में बात करने की अनुमति नहीं होती। जो उच्च अधिकारी निर्देश देता है वो सभी सुनते हैं। अगला है सर्कुलर। सर्कुलर नेटवर्क में संचार एक सर्कल में चलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के 2 व्यक्तियों के साथ संवाद कर सकता है। इस नेटवर्क में संचार प्रभाव धीमा होता है। नेक्स्ट है मुक्त प्रवाह। इस नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से दूसरे के साथ संवाद करता है। इस नेटवर्क में संचार का प्रभाव तेजी से होता है, क्योंकि मुक्त प्रवाह में फ्री फ्लो में कोई भी किसी से वार्तालाप कर सकता है। नेक्स्ट, इनोवेट वी। इस नेटवर्क में एक अधीनस्थ को अपने वरिष्ठों के साथ साथ उसके वरिष्ठों के साथ भी संवाद करने की अनुमति होती है। जैसे इन्वर्टेड 5 में आप चित्र में दिखाया गया है कि एक निम्न अधिकारी उसके उच्च अधिकारी से और उसके उच्च अधिकारी से वार्तालाप कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक संगठनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करने का लाभ नहीं है? इसका आंसर आएगा सी, अधिकतम व्यक्तिगत कनेक्शन प्रदान करना। व्यावसायिक संगठनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकतम व्यक्ति कनेक्शन प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखी गई है? मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है, तो यह नीति इसलिए बनाई जाती है जिससे मुद्रास्फीति, अपस्फीति पर नियंत्रण, आय व्यय का समान वितरण, विनिमय दर, कीमतें सभी सही रूप से चल सके। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक उपभोक्ता 95 लाख रुपए का दावा करता है। यह विवाद किसके तहत दायर किया गया है? जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो इसका आंसर कमीशन द्वारा डी बताया गया था। जो डी नहीं है उसका आंसर सी होगा, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो हमारा जिला उपभोक्ता जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है वो 20 लाख तक होता है, स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ तक होता है, और नेशनल स्तर पर 1 करोड़ से ज़्यादा में होता है। जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़, स्टेट लेवल पर 1 लाख से 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और नेशनल में 10 करोड़ से ऊपर के विवादों को निपटाया जाता है। इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, विपणन उद्योग किस मूल्य पद्धति का उदाहरण है? इसका आंसर आएगा डी, प्रतियोगिता आधारित मूल्य निर्धारण विधि का। इस विधि में कीमतों का निर्धारण प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाता है। अक्सर इस मूल्य निर्धारण पद्धति का उपयोग करने वाली कंपनियां बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धाओं से कम कीमत लेती हैं। यह एक पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आने वाली वीडियो में हम और भी पेपर को सॉल्व करेंगे। यदि किसी भी
बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी बताना है, कुछ सजेशन देना है, क्योंकि हमने न्यू चैनल बनाया है, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो वो कमेंट कर सकता है। धन्यवाद। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जितना ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हम जल्दी आपको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। धन्यवाद।